सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज के जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स के बारे में, उनके डेफिनेशन देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Quantitative measurement of properties is required for scientific investigation. Many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. देखिए, किसी भी substances को हम लोग दो तरीके से measure कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव तरीके से और एक क्वालिटेटिव तरीके से। तो अभी हम लोग फिलहाल जैसे कि बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसमें बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में। अब किसी भी चीज के बारे में आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसमें आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना पड़ता है। तो जैसे कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है मैटर के, जैसे कि हमारा हो गया लेंथ, हो गया एरिया, हो गया वॉल्यूम, हो गया, ये सारे कैसे हैं? क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो any quantitative observation or measurement is represented by a number followed by units in which it is measured. अब कोई भी quantitative observation या measurement है ना, उसको आप नंबर में रिप्रेजेंट करोगे और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करोगे। अब ये क्या है? नंबर और यूनिट, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, लेंथ जो है आपके रूम का, उसको आप कैसे बोलते हो? हमारे रूम का जो लेंथ है वो 6 मीटर है, आप ये मान लो बोलते हो। तो हियर 6 क्या है भाई? 6 हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और m क्या डिनोट करता है? m डिनोट करता है मीटर को, जो एक यूनिट है। मतलब किसी भी चीज को आप लोग बोलोगे, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट दोगे कि हाँ ये चीज क्या है। आप जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल से सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपको आपकी मम्मी ने बोला कि भाई जाकर के बाजार से 20 ले आओ, 20 चावल ले आओ। आप 20 चावल मतलब 20 चावल समझ रहे हो, या फिर 20 किलो चावल हो गया, या 20 ग्राम चावल हो गया? कुछ ना कुछ तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कितना लेना है भाई। इस क्वांटिटी को कितना लेना है, उसको यूनिट से हमें पता चलता है कि कितना होगा वो। अब आपके रूम का लेंथ मैं बोलूंगी, आपके रूम का लेंथ कितना? आप बोलोगे 10 है। मैं 10 से क्या समझूं? 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, क्या है? तो 10 मीटर है। तो ये जो मीटर आप यूज कर रहे हो वो हमें बताता है यूनिट के बारे में, ठीक है? तो मीटर हमारा यूनिट हो गया और 6 हमारा नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। Earlier, two different system of measurement, that is English system and the metric system, were being used in different parts of the world. तो पहले जो था, दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज किया जाता था। जैसे कि पहला था इंग्लिश सिस्टम यूज किया जाता था, और साथ ही साथ मेट्रिक सिस्टम भी यूज किया जाता था अलग अलग भाग में देश के, ठीक है? वर्ल्ड के, दुनिया के अलग अलग भागों में मेट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम पहले यूज किया जाता था। तो मेट्रिक सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रांस से, वो भी लेट 18th सेंचुरी में, जो कि काफी कन्वीनियंट था, क्योंकि इसमें जो है ना, ये जो सिस्टम था वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। कौन सा सिस्टम? जो कि फ्रांस में था, ठीक है? और उसकी मेट्रिक सिस्टम हमारा, और लेट नीड ऑफ अ कॉमन स्टैंडर्ड system was felt by a scientific communicator. Such a system was established in 1960 and is discussed डिटेल बिलो। तो देखिए, फिर ना दुनिया को ये लगा कि नहीं, हमें हमारे पास हमारा जो एक साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, उनको लगा कि हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना चाहिए, कि कहीं पर वर्ल्ड में हम लोग कुछ और मेजर कर रहे हैं। आप इंडिया से आप कहीं और कोई और जगह जाओ तो वहां कुछ और ही सिस्टम चल रहा है मेजरमेंट का, इधर कुछ और ही है। तो ऐसे क्या था कि चीजें सही नहीं हो पा रही थी। मतलब आपको यहाँ पर किसी चीज को 6 किलो बोल रहे हैं, और वहां उसको किसी और चीज में किसी और ही क्वांटिटी में मेजर किया जा रहा है, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम की नीड पड़ी यहाँ पर, और उसको जो है लाया गया 1960 में। तो इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई, system of unit. The International System of Unit, in French Système International Units, abbreviated as SI, was established by the 11th General Conference on Weights and Measures. CBGM from Conference General des Weights and Measures, तो ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। So the CBGM is an
intergovernmental treaty organization created by diplomatic treaty known as the Winter Convention was signed in Paris in 1975. तो देखिए बोला यहाँ ये जा रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो फ्रेंच का है वो स्टैब्लिश किया गया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में, जिस पे बात की गई वेट्स और मेजरमेंट के बारे में। तो ये कॉन्फ्रेंस का नाम था सीपीजीएम, दिस कॉन्फ्रेंस जनरल जो भी है। तो दिस सीपीजीएम जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ना मीटर ट्रीटी, डिप्लोमेटिक ट्रीटी पास की गई जिसको हम लोग मीटर कन्वेंशन बोलते हैं, और वो साइन हुआ 1875 में पेरिस में। ये हमारे काम की बातें नहीं, हमारे काम की बातें अब देखते हैं। एसआई सिस्टम हैज 7 base units and that they are listed in table 1.1 here. So these units pertain to the 7 fundamental scientific quantities. To other physical quantities such as speed, volume, density, etc. can be derived from these quantity. अब देखो ये सबका निष्कर्ष क्या निकला उस समय, कि उस समय बनाया गया एसआई सिस्टम जिसमें 7 बेस यूनिट थे जो कि आपके इस टेबल में बताए गए हैं। ठीक है, अब ये जो 7 बेस यूनिट थे इनको हम लोग बोलते हैं 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां ये आपको नहीं आया तो क्या फिर आपको पता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारे 7 जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है ना, अब इसी के मदद से हम लोग बाकी सारे यूनिट्स को भी डिराइव करते हैं, और उनसे इन 7 फंडामेंटल साइंटिफिक बेस यूनिट से जिसको डिराइव करते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि हम लोग ये एसआई सिस्टम से डिराइव करते हैं। ओके, तो उनको बोलते हैं डिराइव सिस्टम, डिराइव यूनिट। ठीक है, ओके। ना अब जल्दी देखते हैं हम लोग यहाँ पर टेबल में। ये हमारा हो गया लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या है? एल, एंड इसका जो है किसमें मेजरमेंट, इसका एसआई यूनिट का नाम क्या है? मीटर, और सिंबल इसका एम है। मास का मीटर, मास का हमारा यहाँ पर है मीटर, और मीटर, मास को हम लोग यहाँ एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो है यूनिट है वो किलोग्राम है जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का देखिए, समय का क्या है सिंबल, देखिए बहुत सिंपल है, ये सब हम लोग यूज करते आ रहे हैं। समय का टी है, इसको सेकंड है, ऐसा यूनिट एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का आई को हम लोग आई से इसका जो है क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर, और सिंबल हो गया हमारा इसका एम्पियर का ए, कैपिटल ए। ये सब तो हम लोग यूज करते ही आ रहे हैं अभी तक। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का आपको टी से आप इसको क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया भाई? केल्विन हो गया, और के से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये नया है आपके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट हो गया मोल, और मोल को हम लोग, मोल का जो एसआई यूनिट का सिंबल है वो MOL है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसको IV से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट है कैंडेला, और इसको हम लोग सिंबल CD से रिप्रेजेंट करते हैं। The definition of the SI bases of the units are given in the table. So the SI system allows use the prefixes to indicate multiples and submultiples of the units. So let us quickly go through some of the quantities you will be often using in this book. तो चलिए एक एक करके देखिए, प्रीफिक्सेस के बारे में बताया गया है जो कि हमारे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप इस टेबल पे देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको मल्टीपल दिया है, प्रीफिक्सेस दिया हुआ है, और उनके सिंबल। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। जैसे कि मान लो कि आपने ट्रैवल किया, आपने देखो स्पीड ऑफ द लाइट देखते हो, उसमें 10 टू द पावर रहता है। अब बहुत बड़ा नंबर है, इसको 10 टू द पावर 0.0000000 आप कितना जीरो लगा करके उसको लिखोगे, तो इसको हम लोग प्रीफिक्सेस, इसके लिए जो है प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे कि आप देखो, बहुत आप ना फेमिलियर होगे किलो से, तो किलो का क्या होता है? 10 टू द पावर 3 के से रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्टो को 10 टू द पावर 2 से, मेगा को 10 टू द पावर 6 से, सेंटी को 10 टू द पावर -2 से, डेसी को 10 टू द पावर -1 से, डेका को DA से 10, यहाँ पर सिर्फ 10 से, गीगा को 10 टू द पावर 9, टेरा को 10 टू द पावर 12, पेटा को 10 टू द पावर 15, एक्सा को 10 टू द पावर 18, जेटा को 10 टू द पावर 21, एंड योटा को 10 टू द पावर 24, एंड योक्टो को 10 टू द पावर -24, जेप्टो को 10 टू द पावर -21, एंड सो ऑन। तो देखिए
ये जो है प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं। ओके, कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। इस टेबल में जो है यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, अभी बताया मीटर होता है, और मीटर जो है सिंबल एम होता है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। ये हमने अभी बॉक्स में देखा, इसमें देखिए बहुत डिटेल में बनाया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट दिखा समझाने लगूं, या फिर हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, ये सब समझाने लगूं ना, तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप बस इतना समझो, आपके लिए जरूरी है और एनफ है वो एग्जाम के लिए ये टेबल। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। अब बात करते हैं भाई मास और वेट के बारे में। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए, मास क्या होता है किसी सब्सटेंस का, कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसमें प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वहीं अगर वेट की बात करें तो कितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उसको वेट बोलते हैं। मास और वेट सेम नहीं होते, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इनके डेफिनेशंस देखो ये भी अलग अलग है। मास क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, मतलब कितना अमाउंट उस मैटर का प्रेजेंट है, ये होता है हमारा मास। लेकिन वेट क्या होता है, कि कितना उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, ये हमारा वेट होता है। और देखिए मास हमारा जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन जो हमारा वेट होता है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण। अब मैं आपको बता दूं सिंपल, देखिए बात, अगर आप ओशियंस में देखोगे ना, ओशियंस में, तो ओशियन में क्या होता है, ग्रेविटी ज्यादा होती है। लेकिन वहीं आप लैंड में देखो तो ग्रेविटी वहां कम होती है, स्लाइटली थोड़ा सा लैंड में ग्रेविटी हमारा कम लगता है और ओशियन में ग्रेविटी ज्यादा। तो ग्रेविटी देख रहे हो, ओशियन में कुछ और है, लैंड में कुछ और है। तो ग्रेविटी जैसे जैसे चेंज करेगी तो सेम ऑब्जेक्ट का वेट भी अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, सो देखिए, यू शुड बी केयरफुल यूजिंग द, तो ये आपको केयरफुल होना होगा ये सब टर्म्स जब आप यूज करोगे तो मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन लैबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। तो देखो मास जो है आप एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी लैबोरेटरी में एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा। एनालिटिकल बैलेंस क्या है, ये है एनालिटिकल बैलेंस। इससे हम लोग यूज करते हैं लैबोरेटरी में कि मेजर करने के लिए मास कितना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ओके, चलिए, mass of a substance, okay, the SI unit of a mass is given in table 1.1. mass का हमने SI unit देखा क्या था, वो किलोग्राम था। However, its fraction named as ग्राम, इसका फ्रैक्शन को हम लोग ग्राम बोलते हैं। आखिर क्यों ग्राम की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब हम लोग लैबोरेटरीज में ना केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो वहां केमिकल बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में, और किलोग्राम ना एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, उतना अमाउंट हम लोग यूज नहीं करते केमिकल रिएक्शन करवाने में, थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं, इसीलिए हम लोग ग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ये बात आप ध्यान रखना यूनिट कन्वर्जन में। देखो लोग, हम लोग जो है 11 में चले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता, कि अभी भी लोग कंफ्यूज है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ध्यान से ये बात सुन लीजिए आप लोग। चलिए अब पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, इट हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब। सो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, कितना स्पेस वो सब्सटेंस ऑक्यूपाई करता है, ये हो गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, लेंथ क्यूब। ठीक है, तो देखते हैं आगे। SI सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। अब SI सिस्टम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा भाई, मीटर क्यूब होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, लेंथ का हमने बताया आपको मीटर होता है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लेंथ का क्यूब, मतलब कि मीटर का क्यूब। ओके, but again in chemistry laboratories smaller volumes are used, hence volume is often denoted in centimeter cube or decimeter क्यूब यूनिट्स। लेकिन लैबोरेटरीज में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, इसीलिए स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम जो है हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं या डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, इस यूनिट्स में लेते हैं।
A common unit, liter, which is not an SI unit, is used for measurement of volume of liquids. अब देखिए कॉमन यूनिट है लीटर का, जो कि एक SI यूनिट नहीं है, फिर भी हम लोग उसको मेजरमेंट में यूज करते हैं, लिक्विड्स के मेजरमेंट में। देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, और वही 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको ना इस फिगर से हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये ना आप ये छोटा सा क्यूब देख रहे हो, छोटा सा क्यूब, इस छोटे से क्यूब को आप यहां देखो दिखाया गया है, इस छोटे क्यूब का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर आप देखो कितने क्यूब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्यूब है, और एक क्यूब का लेंथ कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 10 क्यूब का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा लेंथ हो गया। अब 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालते हैं, तो एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे इस क्यूब का, तो वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ का क्यूब होता है, हम जानते हैं वॉल्यूम, तो लेंथ का क्यूब हमने यहां पर किया, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml, ठीक है। वहीं अगर इस पूरे क्यूब का हम लोग वॉल्यूम निकाले, तो देखिए ये टोटल जो लेंथ यहां दिया गया, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml होता है, तो 1000 ml हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है। अब देखो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारा था 1 डेसीमीटर, तो 1000 ml इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। और यही 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा हो जाता है 1 लीटर के बराबर। समझ में आई बात। तो देखिए बहुत ही सिंपल है यहां पर कंसेप्ट, तो मैंने आपको बहुत आसानी समझाया, ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पिक्चर को देख करके आपने समझ लिया कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml हो गया भाई 1000 ml, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब के। इस फिगर को देख के समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब समझते हैं दूसरी चीज। लैबोरेटरी में जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, burette and pipette, etc. A volumetric flask is used to prepare a known volume of a solution, and these measuring devices are shown in the figure 1.7. तो देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखते हैं हम लोग, ये हो गया आपका ब्यूरेट, और ये आपका जो हो गया ये हो गया पिपेट, और ये आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये सब हम लोग जो है लैबोरेटरी में यूज करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है हम लोग जो फिक्स जो है वॉल्यूम को फिक्स वॉल्यूम के सॉल्यूशन को मेजर प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ब्यूरेट है, पिपेट है, ग्रेजुएटेड, ये सब क्या है, ये मेजरिंग डिवाइसेस है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो डेंसिटी के बारे में। तो the two properties mass and volume discussed above are related as follow। देखो मास और वॉल्यूम के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो ये दोनों रिलेटेड एक दूसरे से कैसे, जैसे डेंसिटी का जब फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि जो डेंसिटी होता है उसमें क्या पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास है, ये हमारा डेंसिटी होता है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, कितना अमाउंट ऑफ मास है, ये हमारा डेंसिटी है। अब ऐसा यूनिट क्या हो गया डेंसिटी का, तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ मास अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब मास का ऐसा यूनिट हम जानते हैं क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो गया मीटर क्यूब। तो सिंपली बन गया केजी पर मीटर क्यूब हमारा जो है डेंसिटी का हमारा जो है वो SI यूनिट आ गया। This unit is quite large and a chemist often expresses density in gram centimeter cube.
देखिए, ये क्वांटिटी जो है ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब बहुत ही बड़ा हो गया। लेबोरेटरी में हम लोग पता है कि स्मॉल क्वांटिटीज में लेते हैं, इसीलिए इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस भी करते हैं। जैसा कि मास को जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया गया है। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड। इफ डेंसिटी इज मोर इट मींस पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बताता है कि पार्टिकल्स कितने आपस में कितने क्लोज हैं। अगर ज्यादा डेंसिटी हुई तो मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि आपके जो रूम में है, समझ लो कि क्लास में, एक क्लास में आपने मान लो कि 9 मीटर का रूम है। अब उस आपका जो क्लासरूम है वो इमेजिन करो। आपके क्लास में मैंने 10 बच्चे भेज दिए। अब बोलेंगे क्लास की डेंसिटी बहुत कम है, आज बच्चे बहुत कम आए हैं। लेकिन उसी क्लास में मैं 200 बच्चों को एकदम जबरदस्ती डालवा दूं, तो बोलेंगे इस क्लास की तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है और बहुत क्लोजली पैक्ड है वहां, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई क्लास की। तो समझ गए डेंसिटी मतलब क्या होता है। डेंसिटी हमें बताता है कि कितने पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है। ओके, ये बात होगी डेंसिटी की। अब बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में। तो देर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। एंड हियर के केल्विन इज द एसाइंड। तो 3 तरीके से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं: केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। और केल्विन क्या है, हमारा एसआई यूनिट है। तो थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन दीज स्केल आर शोन इन द फिगर 1.8। तो चलिए फिगर 1.8 को देख लेते हैं। उससे पहले एक बात बताते हैं। जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड विद 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, वेयर दीज टू टेम्परेचर्स are the freezing point and boiling point of water respectively. The Fahrenheit scale is represented between 30 degree to 212 डिग्री। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए जनरली हमारा जो थर्मामीटर है जिससे हम मतलब बुखार चेक करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, तो वो सेल्सियस स्केल में अगर सेल्सियस में है तो वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस में मेंशन होगा। जहां 0 डिग्री हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है। ठीक है, ये हम रूम टेम्परेचर पे लेकर चलते हैं। और वही अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 0 डिग्री की जगह वहां क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 100 डिग्री सेल्सियस की क्या जगह होगा, वहां पर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखते हैं हम लोग वो फिगर। ये देखिए, ये हमारा केल्विन स्केल हो गया, ये हमारा डिग्री सेल्सियस, जहां देखो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से यहाँ शुरू हो रहा है फ़ारेनहाइट स्केल में। सेल्सियस में 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और 100 डिग्री पे खत्म हो रहा है। तो 100 डिग्री की जगह पे यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट देखोगे। और केल्विन में आप देखोगे 0 डिग्री के यहाँ पर 0 डिग्री से कंपेयर करें तो यहाँ पर 273.15 केल्विन है और 100 डिग्री के जगह पे 373 केल्विन है। तो ये तो हमारा तीनों जो है थर्मोमीटर्स हो गए अलग अलग, क्या देखिए अलग अलग, जैसे कि केल्विन पे, सेल्सियस के और फ़ारेनहाइट के। तो यहाँ देखते हैं टेम्परेचर्स ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब दो, मान लो कि आपको अगर डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। अगर आपको सेल्सियस में दिया गया है और आपको फ़ारेनहाइट में पता करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर कोई टेम्परेचर मान लो कि 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो फ़ारेनहाइट में, तो ऐसे देखो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू यहाँ पर जितना डिग्री सेल्सियस को मेंशन करो प्लस 32 करो। और हमको पता है 9/5 इंटू 0 क्या होगा, 0 प्लस 32 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना निकल करके आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आप देख रहे हो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख रहे हो, और ये इससे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। वैसे ही आप केल्विन स्केल को देखो, केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूला से हम लोग करते हैं कन्वर्ट। केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री केल्विन। अगर चलो हम लोग केल्विन को भी कन्वर्ट करके देख ही लेते हैं, ठीक है।
अगर मान लो कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? इस फॉर्मूला से करेंगे हम लोग। चलिए पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर। केल्विन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा? 273.15। मतलब कि 0 डिग्री को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 273.15। समझ गए इस फॉर्मूला को आपको कैसे यूज करना है? ओके, तो आगे समझते हैं। It is interesting to note that the temperature below 0 degree Celsius, that is negative values are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. देखिए यहाँ बोला गया कि आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में देखो तो वहां नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि आप यहाँ देखो, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस के यहां से नीचे जाते हो तो यहां से माइनस में टेम्परेचर शुरू होता है, -1, -2, -3। लेकिन केल्विन स्केल में आप वही देखो, तो केल्विन स्केल में आप इसके एक टेम्परेचर नीचे जाओ तो ये हो जाएगा 272.15, और नीचे जाओ तो हो जाएगा 271.15। ये वैल्यूज क्या नेगेटिव में है? नहीं, पॉजिटिव में है। तो केल्विन में जो है टेम्परेचर नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसको हम लोग जो है इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू लाइक माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।